नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार सभी आदरणीय साथियों, अभिभावक बंधु और प्यारे बच्चों। मैं सुनीता, लेक्चरर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल अड्डा सोनीपत, आपका नवोदय क्रांति के ऑनलाइन सेशंस में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं 11th क्लास के टॉपिक के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक है। 11th ज्योग्राफी टॉपिक है मिनरल्स एंड रॉक्स, खनिज और चट्टानें। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि आज हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं। इस टॉपिक में जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मिनरल्स, खनिज और चट्टानें। तो खनिज क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, खनिजों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और विभिन्न प्रकार के खनिज किस प्रकार पृथ्वी की संरचना का चट्टानों के निर्माण में उनके रंग रूप में अंतर आ जाता योगदान देती हैं। फिर आएगा चट्टानें। चट्टानें क्या हैं, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, कैसे खनिज और चट्टान एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है लेकिन फिर भी एक दूसरे में सम्मिलित हैं, और लास्ट में हम करेंगे चट्टानी चक्र। तो बेसिकली हमने क्या करना है, खनिज क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, चट्टानें, खनिज और चट्टान में अंतर क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे निर्माण होता है और चट्टानी चक्र क्या है। क्लियर? तो ये हम करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले हम स्टार्ट करते हैं खनिज से। मिनरल्स या खनिज क्या है? खनिज क्या होते हैं? वैसे तो अगर हम देखें तो हमारी भूप्रपट्टी कठोर शैलों से बनी हुई है, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। तो बेसिकली अब क्वेश्चन हमारे पास रेज होता है कि खनिज है क्या, पाए तो जाते हैं लेकिन होते क्या हैं। तो खनिज कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का यौगिक होते हैं। खनिज कार्बनिक और नोट डाउन कर लेना, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का यौगिक होते हैं जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे से रंग रूप आकार में भिन्न होते हैं और ये मुख्यतः चट्टानों में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? नहीं हुआ होगा क्योंकि थोड़ी बड़ी होगी डेफिनेशन। एज ए लेमैन, कॉमन मैन हम कहें तो भूगर्भ से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं, जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है और इनका रंग रूप आकार अलग अलग होता है। ये कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का यौगिक होते हैं। क्लियर हुआ होगा अब? तो खनिज हमें समझ आ गया होगा। खनिज क्या है? भूगर्भ से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थ जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का संयोजन होते हैं, जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, परमाणुविक संरचना होती है, तो उनको हम खनिज कहते हैं। क्लियर? अब अगर हम अपनी भूप्रपट्टी को देखें तो भूप्रपट्टी का जो 90% एरिया है, 90% एरिया का निर्माण लगभग 8 प्रमुख खनिजों से हुआ है। कितने खनिजों से हुआ है? 8 प्रमुख खनिजों से हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है, फिर अन्य खनिज सोडियम इत्यादि है। ये 8 मुख्य खनिज हैं। और अगर हम पूरा वर्णन देखते हैं तो लगभग 2000 से भी अधिक प्रकार के खनिज धरातल पर पाए जाते हैं। 2000 से भी अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 8 प्रमुख खनिज हैं जो सामान्यतः लगभग 98% भूपृष्ठ का निर्माण करते हैं, जो एक या दो तत्वों के रूप में मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन कुछ खनिज सामान्यतः एक तत्व का मिश्रण भी होते हैं। जैसे अगर आप अपनी बुक में देखोगे, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, डायग्रामेटिकल फॉर्म में तो नहीं है, टेबल की फॉर्म में। ये आ गया ना, निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। कुछ खनिज एक तत्वीय होते हैं जिनमें अनेक तत्व नहीं होते, जैसे सल्फर है, तांबा है, चांदी इत्यादि पाए जाते हैं। अब आगे शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। 8 प्रमुख खनिज जिसमें ऑक्सीजन 40% से अधिक पाई जाती है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि प्रमुख खनिज हैं
जिनसे हमारी भूपृष्ठ का लगभग 98% एरिया कवर होता है। वैसे लगभग 2000 प्रकार से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और चट्टानें अनेकों प्रकार के खनिजों का मिश्रण होती है, क्योंकि खनिज चट्टानों में ही पाए जाते हैं। क्लियर हुआ होगा? अब खनिज चट्टानों में ही पाए जाते हैं, यानी जब जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, क्या होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा गर्म तरल पदार्थ होता है जिसका तापमान ज्यादा होता है, जब वो ठंडा होता है, ठोस होता है, ठंडा हो जाता है, ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उससे क्या बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं। जब वो ठंडा हो जाता है तो क्या बनते हैं, उससे क्रिस्टल, छोटे छोटे पिंड बन जाते हैं जो अनेक रूप आकार ले लेते हैं। तो इन क्रिस्टल की फॉर्मेशन ही खनिजों का निर्माण होती है। तो खनिज मुख्यतः किससे बनते हैं, मैग्मा से बनते हैं, इसलिए अधिकांश खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं वो हम आगे करेंगे। क्लियर? तो अब हम चलते हैं खनिजों की विशेषताएं। अब आप देखोगे, जैसे आप अंगूठियां वगैरह भी पहनते हुए देखा होगा कुछ लोगों को, कईयों के हाथ में ग्रीन कलर की होती है, कईयों में व्हाइट होती है, कोई रेड कलर की होती है, कोई येलोइश कलर की होती है ना। वो सारे क्या है, खनिज ही तो है। अब उनका कलर, रंग, रूप क्या है, वो उनकी विशेषताएं हैं जो उनकी आंतरिक संरचना, रासायनिक और परमाणविक संरचना की भिन्नता पर निर्भर करती हैं कि उनका रंग क्या होगा, प्लेन होगा, धारीदार होगा या कैसा होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं खनिजों की विशेषताएं। तो सबसे पहला वही आ गया खनिजों का। हम जैसे मैंने बताया कि मैग्मा के ठंडा होने पर क्रिस्टल बनने से खनिजों का निर्माण होता है। तो क्रिस्टल का आकार, कि वो किस आकार का होगा, वो तिकोना होगा, चौरस होगा, या वो षटकोणीय होगा, सप्तकोणीय होगा, या वो गोल होगा, या उसकी कोई शेप नहीं होगी, क्या रूप होगा, वो क्रिस्टल के ठंडा होने पर, मैग्मा के ठंडा होने पर क्रिस्टल के बनने से निर्भर करता है कि उनका रूप आकार क्या होगा। फिर आता है पहला, क्या हो गया, क्रिस्टल का आकार हो गया, है ना, पहली विशेषता। उसके बाद क्या हो गया कि खनिजों में चमक भी होती है। खनिजों में अलग अलग चमक होती है, कुछ खनिज बहुत चमकीले होते हैं, कुछ चमकीले नहीं होते, पारदर्शी भी होते हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ खनिज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे आपने ये हाथ रखा तो आर पार का दिखाई देता है ना। जैसे आप शीशा हम देखते हैं तो शीशे का पिछला पार्ट अगर हम पेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पारभासी, की आपको एक तरफ का दिखाई देता है और पीछे वाला पार्ट दिखाई नहीं देता। अपनी शक्ल दिखाई देती है ना, जो परावर्तित होकर किरणें आ जाती है, वही होता है ना। तो पारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं, इनके क्रिस्टल का आकार अलग अलग होता है, खनिजों में चमक होती है, इनका रंग भी अलग अलग होता है, कोई हरे रंग का होता है, कोई पीले रंग का होता है। कुछ खनिज धारीदार होते हैं, मतलब धारीदार, इनमें अलग अलग, जैसे इस टाइप से बीच में आपको धारी सी दिखाई देती है, जैसे यूं करके देखो तो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होता है, लेकिन उसमें अलग अलग रंग की धारियां दिखाई देती हैं। तो वो अलग अलग खनिजों के मिश्रण पर निर्भर करती है कि किन तत्वों का मिश्रण उसमें कितना पाया जाता है। फिर आता है विभंजन। विभंजन क्या होता है, इनका टूटना, कि जो इनकी आणविक संरचना होती है उसके कारण जब हम इन पे चोट करते हैं, प्रहार करते हैं, तो ये जहां से आणविक संरचना ढीली होगी या अलग प्रकार की होगी, वहां से अलग अलग रूपों में टूट जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये इनकी अनेकों विशेषताएं थी जिनके आधार पर खनिज एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। उसके बाद इन खनिजों को मुख्य रूप से हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक है हमारा धात्विक खनिज, आप नोट करते रहना, समझ आ रहा है ना, और दूसरा होता है अधात्विक खनिज। नाम से स्पष्ट है, वे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, मतलब धातु का अंश पाया जाता है, उनको हम धात्विक खनिज कहते हैं। इसको आगे फिर दो पार्ट में बांटा जाता है, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज जिनमें लोह धातु की अधिक मात्रा पाई जाती है, उसको लोह धात्विक खनिज कहते हैं। अलोह धात्विक खनिज जिसमें चमक नहीं होती, धातु का अंश कम होता है और लोहा धातु का अंश लगभग नगण्य होता है। जैसे ग्रेफाइट पेंसिल देखी है हमने, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको दिखाती, डेली आप यूज करते हो।
पेंसिल की जो लीड बनी हुई है, लेड बना उसका सिक्का है जो, वो ग्रेफाइट से ही बना हुआ, उसमें कोई चमक नहीं होती है ना। तो ये क्या है, इसमें धातु नहीं है, गंधक है, फास्फेट है, इसमें धातु नहीं है। लेकिन जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है, प्लेटिनम है, ये अनेक प्रकार की धातुएं हैं जो कुछ बहुमूल्य धातुएं होती हैं और कुछ बहुत मूल्यवान धातुएं नहीं होती, पर उनमें धातु का अंश पाया जाता है। ये देखिए जैसे पेंसिल है ना, ये आगे देख रहे हो ना आप इसका कलर, ये क्या है, ब्लैक कलर का, इसमें कोई चमक नहीं है ना। वैसे ही गंधक है, फास्फेट है, इनमें भी चमक नहीं होती, तो उनको एलोधात्विक खनिज भी कहा जाता है। क्लियर हुआ होगा। तो अब इनमें से कुछ खनिज जो आपकी बुक में दिया, वैसे तो बहुत सारे हैं, 2000 प्रकार से भी अधिक प्रकार के, कुछ खनिजों का वर्णन दिया हुआ है। जैसे फेल्ड्स्पार है, फेल्ड्स्पार अधिकतर जो हमारा भूपृष्ठ का ऊपरी भाग होता है, जैसे ये हमारा भूपृष्ठ है, जो इसका ये ऊपरी अक्षेत्र है, इसका निर्माण लगभग फेल्ड्स्पार से हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसका रंग हरा होता है और अधिकतर भूपृष्ठ का निर्माण इसी से होता है। फिर आपका दूसरा आता है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट कठोरतम खनिज माना जाता है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, कहते हैं ना बिल्कुल साफ आसपास दिखाई देता है, और इसका सफेद भूरा रंग होता है, ऊपर वाले का गुलाबी रंग लिए हुए होता था। तो जैसे फेल्ड्स्पार से चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी काम में आता है। उसी प्रकार जैसे पायरोक्सिन का है, पायरोक्सिन का रंग हरा होता है। इनकी विशेषताओं के आधार पर किन किन कणों के पाए जाते हैं, उसी प्रकार आपका माइका है, अब्रक, जो आप देखते हो ना, जो लालटेन होती है उसकी जो बाहर वाली चिमनी पतली सी बनती है, वो अब्रक से ही बनी होती है। मिश्र धातु के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है अब्रक का। जो अपनी पीवीसी केबल्स है, उनके ऊपर बाहर जो ब्लैक ब्लैक पार्ट लगा होता है, जैसे इस टाइप का, वो भी इसी से बना हुआ होता है। तो ये सब क्या है, खनिज है। तो कुछ खनिजों का यहाँ पर वर्णन दिया था। क्लियर। तो खनिज वाला पार्ट आई होप यू गेट इट, अंडरस्टैंड। तो अभी हमने क्या किया, खनिज क्या है, मैं साथ साथ पर रिवाइज करती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। भूगर्भ से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं, जिनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, आणविक संरचना भी एक दूसरे से अलग होती है, उनको हम क्या कहते हैं, खनिज। ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के होते हैं और चट्टानों में पाए जाते हैं। निर्माण कैसे होता है, मैग्मा के ठंडा होकर क्रिस्टलीय फॉर्म में क्रिस्टल बनने पर इनका निर्माण होता है। क्लियर। सामान्यतः भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले कितने खनिज है, 8 खनिज अनेक तत्वों का मिश्रण होते हैं। कुछ खनिज जैसे चांदी है, सल्फर है, ये अकेले ही खनिज होते हैं जिनमें अन्य तत्व नहीं पाए जाते हैं। फिर हमने क्या किया था, खनिजों की विशेषताएं। तो खनिजों का रंग, गठन, उनके क्रिस्टल का आकार, उनकी घातवर्धता, उनका विभजन, उनकी चमक, उनकी आणविक संरचना, उनके आधार पर ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और इनका वितरण भी असमान होता है। जहाँ ग्रेनाइट जैसी यानी आग्नेय शैलें अधिक होती हैं, वहाँ ये अधिक पाए जाते हैं और अन्य भागों में खनिज कम पाए जाते हैं। परंतु हाँ, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये अधिकतर अवसादी शैलों में ही पाए जाते हैं, जो जैव खनिज माने जाते हैं। क्लियर। फिर हमने क्या किया था, खनिजों के प्रकार, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज के फिर हमने 3 पार्ट किए थे। बहुमूल्य धात्विक खनिज जैसे प्लेटिनम, मूल्यवान धात्विक खनिज जैसे सोना, चांदी इत्यादि, और कम मूल्यवान धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज जिसमें प्राय धातु का अंश न के बराबर पाया जाता है। क्लियर। फिर हमने किया कई प्रकार के, एम्फीबोल है, एस्बेस्टस है, फिर आपका पायरोक्सिन है, ठीक है, फिर आपका माइका का है, फेल्ड्स्पार है, क्वार्ट्जाइट है। इन खनिजों का हमने रंग, गठन, क्या क्या इनमें पाया जाता है और किस प्रकार निर्माण हुआ है, वो हमने किया। क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट हम चलते हैं किसकी ओर। देखो पहला पार्ट हो गया हमारा खनिज, आपको समझ आया होगा, बहुत छोटा सा बट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। दूसरा हमारा क्या है, चट्टानें। तो अब हमें नेचुरल है किसकी ओर जाना है, चट्टानों की ओर। तो अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, चलो आप बताओ मुझे, चट्टानें क्या होती हैं।
यस, भूपृष्ठ का निर्माण करने वाले पदार्थों को चट्टाने कहते हैं, यानी वो पदार्थ जिनसे मिलकर हमारी भूपरपट्टी का निर्माण हुआ है। वो कठोर हो सकते हैं, बहुत ठोस हो सकते हैं, टलकम पाउडर की तरह मुलायम या रेत की तरह मुलायम भी हो सकते हैं। तो असंगठित पदार्थों से जिनसे मिलकर हमारे भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है, उन सभी जो कठोर शैलें हैं, उन सभी को हम चट्टान कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो कि क्या अंतर है। चलो पहले हम अंतर कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखो खनिज क्या होते हैं? भूगर्भ में पाए जाते हैं। भूगर्भ से खोद कर निकाले जाने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? खनिज। और चट्टाने जिनसे हमारे भूपृष्ठ का निर्माण होता है, उनको हम क्या कहते हैं? चट्टाने। क्लियर? खनिजों का निश्चित रासायनिक संगठन होता है, लेकिन चट्टानों का निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता। खनिज अनेकों प्रकार के होते हैं, लगभग 2000 प्रकार से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, जबकि चट्टाने केवल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। क्लियर? खनिज अनेक प्रकार की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं और चट्टानों का निर्माण खनिजों से होता है। ठीक है, खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की चट्टानें खनिजों से निर्मित होती हैं। क्लियर हो गया होगा? तो मैं इसको रब कर देती हूँ। आगे चलते हैं हम। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और इनका निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो चट्टानें, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 3 प्रकार की। यहाँ हम लिख लेते हैं। आग्नेय शैल, दूसरी आती है अवसादी शैल या चट्टान, और तीसरी आती है रूपांतरित या कायांतरित शैल। तो शैलें कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। क्लियर हो रहा है? रूपांतरित, एक बार मैं दूसरा मार्क कर ले लेती हूँ। ओके, आग्नेय शैल, इनको हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। ये शैलें प्रारंभिक अवस्था में जब मैग्मा आंतरिक भाग से गर्म तप्त मैग्मा ऊपर की ओर आता है, तो ऊपर आकर जब वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो उससे जिन शैलों का निर्माण होता है उसको आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैल, आग्नेय शब्द लतीनी भाषा के इग्नियस शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? लतीनी भाषा के, लैटिन भाषा लिखा होगा, इग्नियस शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आग। यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, चलो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आंतरिक भाग है, ये मैग्मा चैम्बर है। जब यहाँ से ये निकास नली के माध्यम से ये मैग्मा ऊपर की ओर आता है, तो ये धरातल पर और धरातल के अंदर अनेक रूप और आकारों में जम जाता है। उनसे जिन शैलों का निर्माण होता है उनको आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, इनके कणों का आकार मैग्मा के ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है। जब मैग्मा बहुत तेजी से, जैसे ऊपर की ओर आ गया मैग्मा निकलकर एकदम, क्योंकि ऊपर तापमान कम है, विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता और ठंडा होकर जम जाता है, तो बहुत जो कणों का आकार है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। यानी जब मैग्मा जल्दी ठंडा होकर जम जाता है तो कणों का आकार, जो रवे जिसको बोलते हैं, वो बहुत छोटा होता है। इस प्रकार की शैलों को हम पता है क्या कहते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय शैल, यानी बाहर की ओर आ गई। इनको ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं। जब मैग्मा आंतरिक भाग में ही अनेक रूप और आकारों में जमकर ठंडा हो जाता है, अब आंतरिक भाग में तापमान अधिक है, जब दरारें और संधियां होती हैं तो उनके मध्य घुस जाता है और वहां ठंडा हो जाता है, तो परतों का निर्माण कर देता है, या ऊपरी परत के साथ साथ, तो उससे जो शैलें बनती हैं उसको हम कहते हैं अंतर्वेदी आग्नेय शैल। क्या कहते हैं? अंतर्वेदी आग्नेय शैल। समझ आया? क्लियर हो गया?
अब ये आग्नेय शैल अभी हमने देखा जो अंतर्वेदी होती हैं, इनके जो रगों का आकार है वो बड़ा होता है क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जब धीरे धीरे मैग्मा ठंडा होकर जमता है तो रगों का आकार बड़ा होगा, और अगर एकदम ठंडा होकर जम जाता है तो दूर तक फैल जाएगा और रगों का आकार पतला होगा, छोटा होगा। क्लियर? तो ये प्राथमिक शैलें हैं। अब जो हम पार्ट वहां कर रहे थे कि आग्नेय शैलों में खनिज अधिक पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये मूल शैलें हैं जो मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से बनती हैं, इसलिए इनमें खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकांश खनिज आग्नेय चट्टान, अधिकांश वर्ड आई एम यूजिंग, अधिकांश खनिज आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हम चलते हैं अवसादी शैलें। अवसादी शैलों को बच्चों और क्या कहते हैं? परतदार या तलछटी शैल। अब देखो, किसी भाग से, ये गंगा नदी को हम देख रहे हैं, जब गंगा नदी पर्वतीय भाग से आती है तो क्या करेगी? कटाव करती है, अपने साथ क्या लाती है? कंकड़ पत्थर। जब ये मैदानी भाग आ गया तो इसमें क्या करती है? ये जमा कर देती है। नदी ही नहीं, ऐसे कंकड़ पत्थर लाके जमा करती। पवन भी, जो आग्नेय और कायंत्रित शैलें हैं, जब उनको टूट फूट जाती हैं वो, तो अपने उन कंकड़ पत्थरों को अपने साथ उड़ाकर या बहाकर लाती हैं और निम्न भागों में जमा कर देती है। ठीक है? वैसे ही महानदी, जो हिम नदियां होती है, बर्फ की नदियां होती है, वो भी टूटे फूटे कंकड़ लाती हैं, या फिर अपक्षय के कारण, यानी चट्टाने अपने स्थान पर हम खेती करते हैं, जानवर बिल बनाते हैं, पेड़ काट देते हैं, जड़ों से मिट्टी उखड़ जाती है तो संरचना ढीली हो गई ना। तो जो कंकड़ पत्थर मिलते हैं उनको उड़ाकर या बहाकर अनाच्छादन के कार्यकर्ता नदी, हिम नदी, पवन आदि दूसरे स्थानों पर लाकर जमा कर देते हैं। ठीक है? अब बार बार एक के बाद दूसरी परत ऐसे जमा होती चली जाती है ऊपर, फिर तीसरी आ गई तो नीचे की परत क्या हो गई? ठोस होती चली जाती है और शैलों का निर्माण होता है, जिसको हम अवसादी शैलें कहते हैं। क्लियर? इनका अपनी मूल चट्टान से संबंध नहीं होता। कैसे? जैसे अभी मैंने बताया आपको कि पहले निर्मित आग्नेय या कायंत्रित शैलें हैं, वो या तो अपक्षय के कारण टूट जाती हैं या अपर्दित हो जाती हैं। उससे नदी, हिम नदी बहा कर लाती है कंकड़ पत्थर और जमा कर देती है। तो बहा कर लाए गए कंकड़ पत्थर होंगे, वही तो नहीं थे ना, तो इसलिए इनका अपनी मूल शैलों से संबंध नहीं होता। क्लियर? अब जो एक के बाद एक परत जमती है, जैसे मान लो एक पहले ये कंकड़ पत्थर जमा हो गए, ये इस भाग में जमा हो गए, उसके बाद ऊपर से फिर आए, वो कंकड़ पत्थर इसके ऊपर जमते चले गए, ये हो गए, उसके बाद फिर ये आए तो ये जमा हो गए। तो अब क्या होगा बताइए जरा? ऊपर से दबाव पड़ता चला गया तो नीचे की परत ठोस होगी, तो एक के बाद एक बढ़ती होगी कि ये ठोस हो गई, फिर और ऊपर दबाव आता गया तो दूसरी, फिर ऊपर आता गया तो बाद वाले कंकड़ पत्थर ये ठोस होते चले गए। इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा? लिथिफिकेशन। क्या कहा? लिथिफिकेशन यानी ठोसीकरण, और इसीलिए परतों का निर्माण होता है। तो इसे परतदार शैलें कहते हैं। अनेक प्रकार के तलछट के जमा होने से बनती है, इसलिए इनको तलछटी शैलें भी कहते हैं। क्लियर हो गया? इन शैलों का अपनी मूल चट्टान से कोई संबंध नहीं होता। हाँ, अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के बहुत अधिक भंडार पाए जाते हैं। बाकी खनिजों का प्राय, जो मूल खनिज होते हैं उनका प्राय यहाँ पर अभाव पाया जाता है। क्लियर? अच्छा, अब आगे आता है कायंत्रित शैलें। कायंत्रित शैलें क्या होती हैं? कायांतरण। काया मतलब शरीर, काया आंतरिक, काया का मतलब शरीर, रूप, रंग, क्या हो जाते हैं? परिवर्तित। आंतरिक मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ऊपर से दबाव पड़ता है, ऊपरी दबाव और आंतरिक उच्चता, ऊपरी दबाव और आंतरिक उच्च ताप के कारण जब पूर्व निर्मित आग्नेय और अवसादी शैलें अपना रंग रूप बदल लेती हैं, उनके रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कायांतरित शैलें। तो इनके गलने से, जलने से, अधिक ताप के कारण, दबाव के कारण क्या होता है? पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। पुनः
क्रिस्टलीकरण होता है, जिससे इन शैलों का निर्माण होता है। क्लियर हो गई? तो सीधी सी डेफिनेशन है, रूपांतरित शैलें क्या हैं? वो शैलें जो पूर्व निर्मित आगन्य जब अधिक ताप और दबाव के, उच्च ताप और दबाव के कारण, इसको पीवीटी माना जाता है, पीवीटी, पी से प्रेशर दबाव, वी से वेलोसिटी आयतन और टी से टेम्परेचर तापमान। दबाव, आयतन और तापमान में वृद्धि होने के कारण जब पूर्व निर्मित शैलें अपना रंग रूप आकार बदल लेती हैं तो उसको रूपांतरित या कायांतरित शैलें कहती हैं। ये कैसे बदलती हैं? दो प्रकार से बदलती हैं। एक तो संस्पर्श रूपांतरण, यानी स्पर्श में, जब मैग्मा जैसे आंतरिक भाग से निकला, इसके साथ जो चट्टानें आएंगी या इस भाग में जो मिलेंगी, वो उसके स्पर्श के कारण, अधिक ताप के स्पर्श के कारण रंग रूप बदल गया, तो उसको संस्पर्श रूपांतरण कहा। प्रादेशिक रूपांतरण, जब अत्यधिक ताप और दबाव के कारण किसी विस्तृत क्षेत्र में चट्टानों के रंग रूप में, उनकी बनावट में परिवर्तन आ जाता है, तो उसको प्रादेशिक रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे शैल स्लेट में बदल जाती है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की चट्टानें अलग रंग रूप ले लेती हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार इसी को लेके फिर हम आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार की शैलें हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आग्नेय। किस शैल का अपनी मूल चट्टान से संबंध होता है? आग्नेय शैल का। किसका नहीं होता? अवसादी शैलों का। रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं? अधिक ताप और दबाव की। शैलों के कण मोटे या पतले क्यों होते हैं? रवे के ठंडे होने के कारण। तलछटी शैलें किसको कहते हैं? जो अवसादी शैलों को, परतदार शैलों को जो तलछट के जमाव से बनती है। सिलीभवन या लिथुइफिकेशन क्या होता है? जब ऊपरी परतों के दबाव के कारण नीचे की परत ठोस होती चली जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिलीभवन या लिथिफिकेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हाँ, तो आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट हमारा क्या है? रॉक्स की ना हमने, इसी में हमने अब क्या करना है? रॉक साइकिल। यानी जब हम बात कर रहे थे, हिंदी में इसको बोलते हैं चट्टानी चक्र। जब हम बात कर रहे थे कि पहले, सबसे पहले ये चट्टानें निर्मित होती हैं, फिर ये टूट फूट जाती हैं नदी, हिम नदी के कारण, अपक्षय या अपर्दन के कारण, फिर ये बदल जाती हैं, फिर रंग रूप, यानी कुछ परिवर्तन होता रहता है ना। तो चट्टानें लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती, इनके रंग रूप में परिवर्तन होता रहता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो अब वही पार्ट हमने करना है, चट्टानी चक्र। तो पहले क्वेश्चन आपके लिए क्या है? चट्टानी चक्र क्या होता है? जानना चाहते होगे ना? तो देखते हैं चट्टानी चक्र क्या होता है। जब एक प्रकार की चट्टानों से दूसरे प्रकार की और तीसरे प्रकार की चट्टानें निरंतर बनती रहती हैं, तो उस निरंतर बनने की प्रक्रिया को चट्टानी चक्र कहा जाता है। कैसे बनती है? चलो देख लेते हैं। ठीक है, आप डायग्राम बना लेना साथ साथ। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? आग्नेय शैलें, मूल शैलें है ना। मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से किसका निर्माण होता है? आग्नेय शैलों का। अब आग्नेय शैलों का जब निर्माण हो गया तो क्या हुआ? उठाव हो गया, धरातल पर आ गई है। जब उठाव होता है तो क्या होता है? अपक्षय, टूट फूट अपने स्थान पर, और अपर्दन यानी अनेक कारकों के द्वारा काट छांट हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है? जब ये अपक्षय और अपर्दन यानी अनाच्छादन के कार्यकर्ता अपने साथ लाकर नदभार या दूसरे स्थानों पर ये कंकड़ पत्थर जमा कर देते हैं, तो उससे कौन सी शैलें बनती हैं? अवसादी शैलें। अब आप यूं कहोगे जी इसके बाद अवसादी बनती है? नहीं, आग्नेय शैल भी बनती, आग्नेय शैल से कायांतरित भी बनती है। यानी जब इस पर दबाव पड़ता है या आंतरिक भाग से निकलती है ये ताप के कारण, तो क्या होता है? इनका रंग रूप बदल जाता है और ये किस में बन जाती हैं? रूपांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब अवसादी शैलें भी जब ठोस हो जाती हैं
तो क्या होता है, जब अवसादी शैलें परतदार हो गई, जब इन पर क्या होता है, ऊपर से दबाव पड़ा, नीचे से अधिक ताप पड़ा के प्रभाव से ये क्या होती है, संगलन हो जाता है। क्या हो जाता है, गल जाती है, संगलन हो जाता है। तो किसका निर्माण हो गया, रूपांतरित शैलों का। अब उसी प्रकार आगन्य से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित, आगन्य से रूपांतरित शैल भी बनती है। एक चक्र तो हो गया, लेकिन ये प्रक्रिया यहीं स्टॉप नहीं होती। जब यहाँ से रूपांतरित शैलें पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाती हैं, पुनः मतलब दोबारा से टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि भूगर्भिक प्रक्रियाएं होती रहती, प्लेटों में गति होती रहती, उन गतियों के कारण चट्टानें टकराती हैं और टूटती फूटती रहती हैं। तो पुनः क्रिस्टलीकरण के कारण ये फिर से संगलित हो जाती है, आंतरिक भाग में चली गई। तो किसका निर्माण हो गया, आगन्य शैलों का। अब अवसादी शैलें भी इसी प्रकार जब टूट फूट कर संगलित हो जाती हैं, मतलब तो फिर किसका निर्माण हुआ, आगन्य शैलों का निर्माण हो गया। अब रूपांतरित शैलें जब टूट फूट जाती हैं, तो इनके टूटने फूटने से किसका निर्माण हुआ, इस पर क्या हो गया, यहाँ पर अपक्षय और अपर्दन, इनका निर्माण हो गया। तो फिर क्या हो गया, अवसादी शैलों का निर्माण। तो इस प्रकार देखिए, आगन्य से ऊपर उठी, अपक्षय अपर्दन अनाच्छादन के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, टूट फूट हुई, किसका निर्माण हुआ, अवसादी का। अवसादी शैलों जब ऊपर उठती हैं तो इन पर दबाव और ताप का प्रभाव पड़ा, संगलित हुई, किसका निर्माण हुआ, रूपांतरित का। इधर से आग्नेय शैलों में ताप और दबाव की प्रक्रिया हुई, दफन हुआ, तो फिर ये रूपांतरित में बदल गई। फिर दोबारा कैसे चक्र शुरू होता है, रूपांतरित शैलें पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाती हैं, आंतरिक भाग में दफन हो जाती हैं, संगलित हो जाती हैं, तो आग्नेय शैल बन गई। उधर से जब ये ऊपर उठती है, रूपांतरित शैलें बन गई, तो फिर अनाच्छादन के कार्यकर्ता अपक्षय और अपर्दन का कार्य करते, तो टूट फूट कर फिर किसका निर्माण हो गया, अवसादी शैलों का हो गया। जब अवसादी शैलें संगलित हो जाती है, तो फिर किसका निर्माण हुआ, आगन्य शैलों का। तो इस प्रकार ये इधर से ये, इधर से ये, वैसे ही ये भी हो गया, यहाँ से ये चट्टानें भी जाती हैं, ये भी जाती है, तो इनमें एक निश्चित चक्र चलता रहता है। एक प्रकार की चट्टानों से दूसरी प्रकार की चट्टानों के बीच एक निश्चित प्रक्रिया चलती रहती है निर्माण की, जिसको चट्टानी चक्र कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने 3 पार्ट किए। एक बार रिकैप कर लेते हैं, समझ आया होगा टॉपिक। तो हमने क्या क्या किया, एक बार हम पुनः एक बार इसको बहुत शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। पहला हमने क्या किया था, खनिज क्या होते हैं, है ना, खनिज क्या होते हैं, खनिजों की विशेषताएं क्या है, कितने मुख्य खनिज थे भूपटपट्टी का निर्माण करने वाले, 8, कितना प्रतिशत भाग बना, 90%, लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 2000 प्रकार के। सबसे कठोरतम खनिज कौन सा होता है, क्वार्टजाइट। कौन सा होता है, क्वार्टजाइट होता है। तो फिर हमने क्या किया, इनकी विशेषताएं की, खनिजों की विशेषताएं, इनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, रंग रूप होता है। फिर हमने विभिन्न प्रकार के खनिज किए। पहला पार्ट हमारा यही था। दूसरा हमने क्या किया, चट्टान क्या है। दूसरा पार्ट हमने क्या किया, चट्टान क्या है, फिर चट्टान और खनिज दोनों के बीच अंतर क्या है। फिर हमने चट्टानों के प्रकार किए, आपका कौन कौन सा था, इग्नियस रॉक्स, फिर आपका अवसादी रॉक, सेडिमेंट्री जिसको बोलते हैं, इसमें आपकी बुक में भी मार्क वो दिए हुए हैं। सेडिमेंट्री लतीनी भाषा के शब्द सेडिमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है तलछट। फिर आपका मेटामॉर्फिक यानी कांतरित या रूपांतरित शैल, विभिन्न प्रकार की शैलों का हमने वर्णन किया। और फिर तीसरा हमने क्या किया, चट्टानी चक्र, जो आपके सामने है कि एक प्रकार से दूसरे प्रकार की शैलों में निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है और ये कभी भी नष्ट नहीं होती, जिसको हम चट्टानी चक्र कहते हैं। मूल शैलें कौन सी होती हैं, आगन्य शैलें। लिथिफिकेशन कहाँ होता है, अवसादी शैलों में। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक था। अब आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्टडी करना है, एक्चुअल में आप ज्ञान अर्जन करना चाहते हो, तो जब भी इधर उधर जाते हो और चट्टानें देखते हो या आपको कुछ दिखाई देता है, तो उसको भौगोलिक आधार पर जांचने की कोशिश किया करो।
जैसे हम सेमिनार था, हम एक बार मनाली गए थे, मनाली के ऊपर आगे की ओर गए थे, वहां पर पहाड़ी क्षेत्र था। जब हम वहां घूमने जाते थे तो अनेक पत्थर इकट्ठे कर लाते थे और वो पत्थर आज भी थे। आज मैं आपको दिखाती भी, लेकिन विजिबिलिटी नहीं हो पाती, छोटे थे। और वैसे भी आप देखोगे स्लेट तो यूज करते ही हो ना, स्लेट देखोगे तो स्लेट में परतें मिलेंगी। आप अगर टूटी हुई भी होगी ना छोटी छोटी, तो ऐसे खंड से मिलते हैं, परतें मिलती हैं। उससे हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि ये क्या है, किस प्रकार की शैलें हैं। आगन्य शैल कठोर होती हैं। कोयला देखो आप, जलता है जब, कोयले में क्या होता है, ठोस काला होता है, और जब उसमें राख भी निकलती है, उसका मतलब उसमें क्या है, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का अंश है, वो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जो अवसादी शैलों में पाया जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं हम करते रहेंगे। तो एक्चुअल में ज्ञान अर्जन करना है तो जब भी हम जाएं, अपनी आंखें, माइंड और अपने कान खुले रखें और उन चीजों से थोड़ा सा व्यू लें। ये यहाँ क्यों है, ये कैसे है, देखना ये चट्टान तो ऐसी है, ये ऐसी है, क्यों है, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो व्यावहारिक ज्ञान हमें वास्तविक ज्ञान देता है। तभी कहा जाता है कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो अनुभव कीजिए, ज्ञानार्जन कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए।